नमस्कार, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं गौरव सिंह। आज का डिस्कशन का टॉपिक है व्हाट आर द चैलेंजेज विद एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें इसके एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल के क्या क्या चैलेंजेज हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग कुछ पेरिफेरल और कुछ इसके कोर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसके क्या कॉन्टेक्स्ट हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके ग्राउंड क्या हैं डिफेक्शंस के। उसके अलावा सेकंड पिलर में बात करेंगे कि रैशनले क्या है, इसके ये क्यों लाया गया। थर्ड पॉइंट इसमें डिस्कशन करेंगे चैलेंजेस के बारे में इसका एंटी डिफेक्शन लॉ के। फोर्थ पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि इसका वे अहेड क्या होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ के। इससे पहले हम लोग एक एक करके चारों पिलर पे जाएं। सबसे एक महात्मा गांधी का कोट देखते हैं जिसमें कहते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज अ सिन। पॉलिटिक्स में अगर एथिक्स नहीं है तो ये एक पाप है, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। उनके 7 सीन बताएं, उसमें एक सीन इसको भी बताया हुआ है। इसलिए एथिक्स को होना बहुत ज़रूरी है। और एक तरह से 10 शेड्यूल को देखें तो ये एक लेजिस्लेटिव एफर्ट है जिसके थ्रू एथिक्स को इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज 1985 के पहले 1985 में आया था 52nd अमेंडमेंट है जिसके थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू किया था। इसके पहले ये एज्यूम किया जाता था कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इंटीग्रल हो, बट ऐसा नहीं था। तो इसको ऑनेस्ट बनाने के लिए, इसको ऑनेस्टी इंश्योर करने के लिए एक लेजिस्लेशन लाया गया जिससे कि डिफेक्शन को कर्व किया जा सके। अब दो वर्ड है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, एक बार समझते हैं इन दोनों का मतलब क्या है। जैसे ये एक चौराहा है, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है और एक कार है यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, तो इसके पास ऑप्शन है कि इसको क्रॉस करे और पार कर जाए, इसको वायलेट कर जाए। तो अगर ये नहीं करता तो ये जो आदमी है इंटीग्रल भी है, ऑनेस्ट तो है ही है। दूसरा आदमी एक मैन 1, ये एक मैन 2 है। वो इसलिए खड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो इस पर फाइन कर देगा, चार्जेस कर देगा। तो इंटीग्रल नहीं है, ये ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट क्यों है? क्योंकि कानून की वजह से ये नहीं क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे ही एंटी डिफेक्शन जो लॉ है एक तरह से कानून है जिसकी तरह से ऑनेस्ट बनाने की कोशिश की जा रही ताकि कोई भी मेंबर है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में डिफेक्ट ना करें। इसकी आन क्यों पड़ी थी? एक हरियाणा के एमएलए थे गयाराम, जिनके पे एक बहुत पॉपुलर स्लोगन है आया राम गया राम। इनकी खासियत ये है कि इन्होंने 3 बार पार्टी चेंज करी थी 9 घंटे के अंदर 1967 में। तो फिर ये रियलाइज हुआ कि एक ऐसा कानून चाहिए जो इस डिफेक्शन को रोक सके। अब इसमें क्या क्या इसके ग्राउंड्स क्या हैं डिफेक्शन के, कि अगर किसी ने वॉलंटरी गिव अप किया मेंबरशिप पार्टी का तो उसको डिफेक्शन माना जाएगा। अगर किसी एक्स पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद वाई पार्टी में जाता है तो उसको डिफेक्शन माना जाएगा। दूसरा, अगर पार्टी ने व्हिप दिया कि ऐसे वोट करना, उसके अगेंस्ट वोट करता है तो भी माना जाएगा, डिफेक्शन है। तीसरा पॉइंट है कि अगर इंडिपेंडेंट आदमी जिसको कोई टिकट नहीं दे रहा अगर चूज करके आता है लेकिन सरकार बनाते समय किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो इसको भी डिफेक्शन माना जाएगा। इसके अलावा चौथा, नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो इसको भी डिफेक्शन माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसको अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो 6 महीने के अंदर ही उसको ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर डिफेक्शन से बचना है तो 6 महीने के बाद इसका मतलब डिफेक्शन उस पर लागू होगा। अब आते हैं इसके सेकंड पिलर पे, इसके रैशनले क्या हैं इस एंटी डिफेक्शन लॉ के। इसका पहला है मनी पावर पॉलिटिक्स। इसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर मान लो पार्टी 1 के पास ज़्यादा एमपीज हैं या एमएलए, मान लो स्टेट लेवल की बात हो रही है तो उसके पास एमएलएज हैं, बट पार्टी 2 के पास क्या है, एमएलएज तो कम है बट पैसा बहुत है। तो अब ये क्या करेंगे, इधर से डिफेक्ट करवा लेंगे परचेज करके, जबकि ये एथिकली रॉन्ग है। इसी से पॉपुलर होता है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, बस में भर के ले जाके फिर ऐसे रिजॉर्ट में बंद कर दिए जाते हैं। इनके मोबाइल फ़ोन ये सब ले लिए जाते हैं ताकि ये कहीं कांटेक्ट नहीं कर पाए तब तक जब तक ये फ्लोर पे अपनी मेजोरिटी प्रूफ ना कर दे जहाँ ये जाना चाहते हैं। उसके बाद फिर कोई पूछता नहीं है। दूसरा इसका रैशनले है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर इस पार्टी से उस पार्टी जाएंगे फिर कुछ दिन बाद इधर आएंगे तो इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। और एक मेजर ड्रॉबैक है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट के टाइम पे इस बात पे डिस्कशन हुआ था कि हमारा सिस्टम कैसा हो, पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। तो जो लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करते थे वो कहते थे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी कम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो फिर सवाल उठता है कि
जो लीडर्स थे, स्पेशली डॉक्टर अंबेडकर, जो कहते थे कि नहीं, हमारा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए। क्यों? अगर स्टेबिलिटी कम है तो क्यों? क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होता है और इसमें अकाउंटेबिलिटी कम होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो हमारे जो फोर फादर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने स्टेबिलिटी से ऊपर अकाउंटेबिलिटी को प्रेफर किया। तो और ये थर्ड पॉइंट है जो हमने देख लिया कि लोगों के मैंडेट P1 पार्टी से है, बट ये P2 पार्टी में जाते हैं, तो फिर ये लोगों के मैंडेट के अगेंस्ट है। इसका थर्ड चैलेंज देखते हैं। इसका थर्ड पिलर है चैलेंजेस, जो कि मेन और कोर पिलर है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला कि इसमें एक्सेप्शन की प्रावधान है 2/3। इसका मतलब पार्टी 1 और पार्टी 2, अगर इस पार्टी 1 के 2/3 मेंबर डिफेक्ट करके पार्टी 1 में जाते हैं तो इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, जबकि ये भी गलत है। इसका मतलब कि होलसेल डिफेक्शन को तो मान्यता दी जा रही है बट रिटेल को नहीं दी जा रही। तो ये एक इसका बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात ये है कि ये अंडरमाइन करता है पार्लियामेंट्री स्पिरिट को। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये फ्रीडम जो है लेजिस्लेचर का कर्व करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या मतलब, जो एग्जीक्यूटिव है, जो इस पे पार्लियामेंट का कंट्रोल होना चाहिए, ये इसका मेन इथोस है। ये पार्लियामेंट का कंट्रोल होना चाहिए। बट एंटी डिफेक्शन लॉ में ये रिवर्स हो जाता है। कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर है, जो टॉप नोच के जो लोग होंगे ऊपर वाले, यही अगर सरकार बनती है इस पार्टी की, तो यही लोग जाके एग्जीक्यूटिव में बैठते हैं। अगर ये लोग पार्टी के थ्रू, व्हिप के थ्रू पार्लियामेंट पे कंट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब ये ऐसी बात होगी ना कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट पे कंट्रोल कर रहा है, जो कि गलत बात है। क्योंकि अगर व्हिप के थ्रू एग्जीक्यूटिव कौन है, यही टॉप नोच लोग हैं अपने उस पर, फिर पार्लियामेंट पे ये रिवर्स चीज़ें हो जाएंगी, जो कि गलत है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वही एग्जीक्यूटिव है। इस पर बात हो गई, इस पर बात हो गई। और तीसरा पॉइंट है इसका कि ये राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्यों होता है, जिनका तो कोई रोल ही नहीं है स्टेबिलिटी में। अगर वो डिफेक्शन में इनका कोई रोल ही नहीं है, इन पे लागू होने का क्या सेंस है? ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि इससे क्या होगा कि क्वालिटी जो है डिबेट की वो भी हैम्पर करेगी। इसके अलावा इसका चौथा इसका चैलेंज ये है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नहीं चुनते, ये कोई या फिर कोई मिनिस्टर चूज नहीं करते, वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। मान लो ये आदमी P है, रिप्रेजेंटेटिव है, इसको चूज करते हैं कि ये जाएगा हमारा रिप्रेजेंट करेगा। बट ऐसे में वो एक पार्टी का एजेंट बन के रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी एक है कि रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है वो भी अंडरमाइन हो रही है, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो भी अंडरमाइन हो रही है इसके थ्रू। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ स्पीकर। जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है, ठीक है, ऑफिस ऑफ स्पीकर है, और ये मान लो कि फ्लोर है हाउस का, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, तो इनके पास डिस्क्रिशन है ये डिसाइड करने का कि डिफेक्शन के केसेस को, बट कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कब तक। फॉर एग्जांपल मणिपुर में डिफेक्शन के केस में 7 MLAs बीजेपी में जाते हैं कांग्रेस से, 2 साल तक स्पीकर इस पर कोई डिसीजन नहीं लेता। तो ये सवाल खड़ा करता है आखिर कब तक। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक डायरेक्शन दिया था कि 4 वीक के अंदर स्पीकर को डिसाइड कर देना चाहिए, यानी कि अमूमन 1 महीने के अंदर। बट ये भी, इसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि अगर स्पीकर नहीं फॉलो करे तो क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा एक बायसनेस भी बनी हुई है, जैसे कि ऑफिस ऑफ स्पीकर को क्या है, ऑफिस ऑफ स्पीकर को हम लोग एज्यूम करते हैं कन्वेंशनली, एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, रूलिंग पार्टी से आते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि न्यूट्रली बिहेव करें, पार्टी से इस्तीफा भी नहीं देते हैं, जैसे कि यूके में होता है। यूके में जब कोई भी स्पीकर बनता है तो उसे पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है, बट इंडिया में ऐसा केस नहीं है, वो पार्टी से इस्तीफा नहीं देता है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ना कोई लीगल बाउंडेशन है कि कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये न्यूट्रली बिहेव करेगा, बट रियलिटी में शायद ऐसा नहीं होता है, तभी इतने सारे डिफेक्शन के केसेस आ रहे हैं हमारे सामने। इसके अलावा मतलब जिस प्रॉब्लम को लड़ने के लिए लाया गया था वही प्रॉब्लम ये इंड्यूस कर रहा है। कैसे? मतलब ये था ना कि पार्टी 1 पार्टी 2 डिफेक्शन को रोकना है। अब बट महाराष्ट्र के केस में देखो कि होलसम डिफेक्शन हो तो ये भी एक अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है कि मतलब एक ग्रुपिंग में इधर से लोग उधर जाएं, उधर से लोग इधर आएँ, तो एक तरह से इसमें। और इस पर DY चंद्रचूड़ का जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी, इसने और एम्बिग्यूटी इसमें ऐड कर दिया। कहते हैं कि स्प्लिट डज नॉट मीन कि वो हैं जो पार्टी को स्प्लिट करके और पार्टी को छोड़ के चले जाएं।
अब इसने एक और एडिशनल लेयर ऑफ एम्बिग्यूटी क्रिएट कर दी कि मतलब इन्होंने अगर पार्टी छोड़ के चले गए तो इनको ऐसा काउंट नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है, ये भी एक चैलेंज है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ डिबेट, ऑब्वियसली बात है कि राज्यसभा का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है एस्टेब्लिश से, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मतलब नहीं है। और राज्यसभा का बेसिक इथोस तो यही था ना कि अच्छे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे, क्वालिटी डिबेट की क्वालिटी इनहेंस होगी। बट अगर उस पर भी लागू करेंगे तो डिबेट की क्वालिटी को हार्म करेगा। इसके अलावा सिक्स्थ इसके चैलेंज है वॉलंटरी गिव अप का मीनिंग है वो भी वेरी कर रहा है केस बाय केस। जैसे जी विश्वनाथन के केस में इस केस को लाया गया था कि उसमें क्वेश्चन ये था कि क्या अगर मान लो कि कोई पार्टी उसको एक्सपेल कर देती है तो इसको वॉलंटरी गिव अप किया जाएगा। कोर्ट ने बोला यस, कोर्ट ने बोला यस इसको माना जाएगा। ये भी एक क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट है। इसके अलावा एक सवाल और खड़ा हुआ था बाद में कि अगर मान लो कोई पार्टी का कोई एमपी है, एमएलए है, तो क्या ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर लोकसभा उसके अंदर की बात दिए गए बातों पर डिफेक्शन लागू होगा या फिर आउटसाइड वाले पे भी लागू होगा। तो कोर्ट ने शरद यादव केस में बोला यस, इन्होंने क्या किया था, किसी अपने अपोजिशन पार्टी के किसी रैली में अटेंड किया था जिसकी वजह से, जिसका कोई रोल नहीं है डिफेक्शन उसमें, तो इसकी वजह से भी क्रिटिसाइज किया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ को। तो अब बात आती है लास्ट पिलर, जो फोर्थ पिलर है कि इसका वे आउट क्या हो। एक डिसाइडिंग अथॉरिटी हो। ये कौन कह रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रही है कि एक डिसाइडिंग अथॉरिटी तो होनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी अमूमन मोर और लेस सेम चीज़ कहता है कि वो कहती है डिसाइडिंग अथॉरिटी मतलब इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल लाओ जो डिफेक्शन के केसेस को देखे। दूसरा, रोल ऑफ स्पीकर को नलीफाई करने के लिए या फिर उसको कर्व करने के लिए NCRWC जो 2002 का जो रिपोर्ट है वो कहती है कि ये रोल जो है ना प्रेसिडेंट को दे दो MP के केस में, गवर्नर को दे दो MLA के केस में, ये उनका रिकमेंडेशन, ये भी एक वे हो सकता है। तीसरा एक है कि इसको लिमिट कर दो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, मतलब जो अभी यूनिवर्सल है ना कि सब पे लागू होगा, सब चीज़ों पे नहीं, जिससे सरकार गिरे सिर्फ उस पर लागू हो, जैसे एनुअल बजट, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन या फिर बजट का मनी बिल, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जिससे सरकार को पे हानि, सरकार गिर सकती है, सिर्फ उन्हीं पे भी लागू हो, सब पे लागू नहीं, मतलब सिलेक्टिव यूज हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है जिससे कि जो चैलेंजेज है उसको कर्व कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा दो और हैं, एक तो UK मॉडल को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, मतलब उसको पार्टी से एक्सपेल तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर डिफेक्ट करता है तो पार्टी से एक्सपेल करो, बट उसको मेंबर बने रहने दो क्योंकि लोगों ने चूज किया हुआ है। क्योंकि फिर से मतलब उसको डिफेक्ट करना, फिर से बाई इलेक्शन, उसके खर्चे अलग, पार्टी के अंदर फिर से मेजोरिटी की भी इशू आ जाएगी, तो स्टेबिलिटी की भी इशू आ जाएगी, तो उसको इंडिपेंडेंट रहना। तो अगर मान लो किसी ने गलत भी किया तो लोग डिसाइड करेंगे ना, 5 साल बाद तो लोग देख रहे हैं ना इस चीज़ को कि गलत किया सही किया, और डिसाइड करेंगे। मोर और लेस सेम इथोस सेम एक US में भी है कि वहाँ भी कोई ऐसा लॉ नहीं है एंटी डिफेक्शन टाइप का, वहाँ पे भी मतलब इसका जो ओनर्स है पार्टी के ऊपर हो, पार्टी अपना इंटरनल सिस्टम चेंज को पर ध्यान दे, इंटरनल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करे रादर देन कर्बिंग थ्रू लॉ इन पार्लियामेंट। ये पार्टी की ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप का केस देख लो, इनका इम्पीचमेंट का केस चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं रिपब्लिकन पार्टी से, इन्हीं की पार्टी के 7 MPs ने इन्हीं के अगेंस्ट वोट किया, कोई लीगल रिपरकशन नहीं हुआ, इनफैक्ट पार्टी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का साइन है कि अगर कोई करता है तो उसकी डिसेंट को भी स्वीकार किया जाए, उसको पार्टी अपने लेवल पे देखे रादर देन कि उसके ऊपर इसको पार्लियामेंट्री के थ्रू देखा जाए। तो हमने 4 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया। पहला पॉइंट था कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसके ग्राउंड क्या क्या है। दूसरा पॉइंट था कि इसके रैशनले क्या क्या हैं। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कशन किया इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। चौथा पॉइंट क्या किया हमने इन चैलेंजेस को कर्व करने के लिए वे आउट क्या है। 3-4 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, एन आइडिया नीड्स प्रोपगेशन एज मच एज अ प्लांट नीड्स वाटरिंग, अदरवाइज बोथ विल विदर एंड डाई। देयरफॉर इट्स योर ड्यूटी to share, subscribe and like this video. Thank you so much. We will meet you again very soon.